नमस्ते और इस नए ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिख साम्राज्य की, जिसकी शुरुआत जितनी शानदार थी, उसका अंत उतना ही अचानक और नाटकीय था। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए इसमें डिटेल में उतरते हैं। सोचिए, एक बेहद शक्तिशाली, शांतिप्रिय और सबको साथ लेकर चलने वाला साम्राज्य, जिसने सालों तक अपने दुश्मनों को दूर रखा, आखिर सिर्फ 10 साल के अंदर पूरी तरह से कैसे ढेर हो गया? ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ताकत इतनी जल्दी ब्रिटिश फौज के सामने बिखर गई? इस सवाल का जवाब काफी हैरान करने वाला है, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस साम्राज्य की नींव और इसके मूल आदर्शों को समझना होगा। भाग 1, सिख धर्म का हृदय। इस साम्राज्य के आदर्शों की वास्तुकला को समझने के लिए थोड़ा पीछे 1500 के दशक के अंत में चलते हैं। अमृतसर में बन रहा स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब, ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं थी दोस्तों, ये एक पूरी विचारधारा की शुरुआत थी। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात नोट करने वाली है। आमतौर पर इस उपमहाद्वीप में पवित्र स्थलों को हमेशा ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था, पर गुरु अर्जन देव जी ने जानबूझकर हरमंदिर साहिब को शहर के लेवल से थोड़ा नीचे बनवाया। इसका सीधा सा मतलब था विनम्रता। जब भक्त उधर जाते हैं तो उन्हें शारीरिक रूप से नीचे की तरफ चलना पड़ता है, जो अपने अहंकार को छोड़ने और सच्ची विनम्रता अपनाने का एक बेहतरीन प्रतीक है। और सिर्फ यही नहीं, इस पवित्र गुरुद्वारे में एंट्री के लिए 4 द्वार यानी दरवाजे बनाए गए। यह नंबर 4 कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। यह दर्शाता था कि यह आस्था भारत की चारों पारंपरिक जाति वर्गीकरणों और चारों दिशाओं से आने वाले हर इंसान के लिए बिल्कुल बराबर खुली है। भेदभाव की यहां कोई जगह नहीं थी। भाग 2, बहुलवाद का साम्राज्य। खैर, अब सीधे 19वीं सदी में आते हैं। यह देखना सच में अद्भुत है कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर की इस खुली और सबको अपनाने वाली सोच को अपने नए सिख साम्राज्य के असल प्रशासन में उतार दिया था। उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी विविधता थी। अगर आप इस दरबार के ढांचे को देखें तो आप देखेंगे कि रणजीत सिंह ने कितनी समझदारी से काम लिया था। सत्ता किसी एक धर्म के लोगों के पास नहीं थी। सिख, हिंदू और मुसलमान सबको शक्तियां बांटी गई थी, और ये बंटवारा धर्म पर नहीं बल्कि वफादारी और काबिलियत पर था। जैसे डोगरा हिंदू प्रशासन संभाल रहे थे, मुस्लिम फकीर बंधु कूटनीति देख रहे थे, और सिख सेनापति राज्य की रक्षा का जिम्मा उठाए हुए थे। ये सबको साथ लेकर चलने वाली बात सिर्फ कागजों पर नहीं थी। मुस्लिम फकीर भाइयों की इस राज्य में इतनी गहरी इज्जत थी कि जब बाद में हालात बिगड़े तब भी सबसे विद्रोही सिख सैन्य गुटों ने भी उनका पूरा आदर किया। एक किस्सा तो यहां तक कहता है कि जब रानी जिंदन ने उन्हें सेना से बात करने के लिए भेजा तो वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनका सेना ने अपमान नहीं किया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि उस दरबार में काबिलियत और ईमानदारी का दर्जा किसी भी धर्म से कहीं ऊपर था। भाग 3, उत्तराधिकार का संकट। पर जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सुनहरा दौर हमेशा नहीं चलता। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। जिस साम्राज्य को इतनी मेहनत से बुना गया था, उसके धागे एकदम से बिखरना शुरू हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे विकसित होता है। खड़क सिंह से लेकर नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह का हिंसक दौर, और अंततः एक छोटे बच्चे दलीप सिंह का गद्दी पर बैठना, ये एक खूनी और उन्मादी दौर था। इस तेज और लगातार फेरबदल ने राज्य में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया। कोई भी शासक राज्य को वो स्थिरता दे ही नहीं सका। और इस नेतृत्व की कमी का असर कैसा रहा? बहुत ही भयानक। एक तरफ डोगरा भाइयों और सिख सरदारों के बीच की राजनीतिक गुटबाजी ने प्रशासन के ढांचे को पूरी तरह झकझोर दिया। दूसरी तरफ स्थानीय गवर्नरों ने सेंटर को टैक्स या राजस्व देना ही बंद कर दिया। और हद तो तब हो गई जब दरबार के अंदर मंत्री और अधिकारी शक्ति हथियाने के लिए एक दूसरे की हत्याएं तक करने लगे। भाग 4, एक अनियंत्रित सेना। आप देखिए, जब नागरिक सरकार इस तरह से कमजोर और लाचार हो जाती है तो सत्ता का वो खालीपन कोई न कोई आकर जरूर भरता है। यहां ये जगह सेना ने ले ली। मिलिट्री ने सिविल प्रशासन को किनारे कर दिया, जिसने साम्राज्य के वजूद को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 1,23,800। 1844 आते आते खालसा सेना में सैनिकों की गिनती अचानक बढ़कर इस आंकड़े को पार कर चुकी थी। ये एक बिल्कुल अस्थिर और बेतहाशा बढ़ोतरी थी, जिसे संभालना राज्य के कमजोर आर्थिक ढांचे के बस की बात बिल्कुल नहीं थी।
अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये विशाल सेना राज्य का कर क्या रही थी। एक तरफ राज्य की कमाई लगातार गिर रही थी और दूसरी तरफ सेना अकेले ही उस बचे हुए राजस्व का लगभग 67% यानी 2/3 हिस्सा निगल रही थी। ये एक ऐसा वित्तीय समीकरण था जो किसी भी हाल में ज्यादा दिन दिख ही नहीं सकता था। इस पैसे की कमी का नतीजा ये हुआ कि सैनिकों को सालों तक उनका वेतन ही नहीं मिला और जिंदा रहने के लिए उन्हीं सैनिकों ने लूटपाट शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने खुद की पंचायतें बना लीं जो सीधे शासकों से मोलभाव करने लगीं। सोचिए, जो सेनाप्रभी साम्राज्य का गौरव हुआ करती थी वो अब एक अनियंत्रित और राजनीतिक भीड़ बन चुकी थी। उन्होंने एक तरह से पूरे राज्य को ही बंधक बना लिया था। भाग 5, ब्रिटिश कब्जा। तो यहां तक आते आते साम्राज्य अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था और इसी स्थिति ने अंतिम अध्याय की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लंबे समय से मौके की तलाश में थी, उसने इस आंतरिक सड़न का बहुत ही चालाकी से फायदा उठाया। इस पतन को गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति पर नजर डालते हैं, जनरल इलाही बख्श। ये एक बेहद काबिल पंजाबी मुस्लिम तोपखाना अधिकारी थे जिन्होंने 40 साल से ज्यादा वक्त तक खालसा फौज की पूरी वफादारी से सेवा की थी। उनकी कहानी उस कभी एकजुट रही सेना के दुखद बिखराव का एक बहुत ही सटीक आईना है। जब अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हुआ तो खालसा सेना ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। मुदकी से लेकर चिलियांवाला के खूनी मैदानों तक सिख सेना ने अप्रत्याशित बहादुरी दिखाई। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी चल रही थी। उनकी हार दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि उनके अपनों की वजह से हो रही थी। उन्हें लगातार अंदर से ही खोखला किया जा रहा था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि कैसे कुछ सबसे बड़े कमांडरों ने अपने ही सिपाहियों को धोखा दिया। अपना खुद का बचाव करने और लालच में आकर जनरल तेज सिंह ने युद्ध के बीच में पुल ही तोड़ दिया, जिससे उनके ही सैनिक फंस गए। गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के साथ पहले ही गुप्त समझौते कर लिए थे। इन गद्दारियों ने जमीन पर जान हथेली पर रखकर लड़ रहे सैनिकों की कमर पूरी तरह तोड़ दी। और फिर वो विनाशकारी मोड़ आया। चिलियांवाला के भीषण युद्ध के ठीक 3 दिन बाद 40 साल के अनुभवी दिग्गज जनरल इलाही बख्श भी आखिरकार अंग्रेजों के पाले में चले गए। इस एक घटना ने सिख तोपखाने को पूरी तरह पंगु बना दिया। यह उस सेना के मनोबल का अंतिम पतन था जिसने साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित कर दिया। और ये चीज इस बात को पूरी तरह से साफ कर देती है कि इतिहास कैसे विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ स्वर्ण मंदिर का वो शांत और अमर सोना और संगमरमर आज भी गर्व से खड़ा है, जो उनके बहुलवाद और मूल आदर्शों का प्रतीक है। और ठीक दूसरी तरफ उसी महान सोच से निकला एक साम्राज्य जिसका अंत सत्ता के लालच, आपसी कलह और कीचड़ से सनी इन युद्ध भूमियों पर हुआ। इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या किसी राष्ट्र की आत्मा का अस्तित्व केवल उसके महान आदर्शों की ताकत पर निर्भर करता है, या फिर वो हमेशा राजनीतिक और सैन्य स्थिरता के आगे मजबूर होती है? सिख साम्राज्य का ये कमाल का उदय और दर्दनाक पतन हमें इसी पेचीदगी को सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इतिहास के ऐसे ही रहस्यों को समझने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए।